वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं डॉक्टर रमेश कुमार देवांगन, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट माता कर्मा गर्ल्स कॉलेज महासमुंद, छत्तीसगढ़, वीडियो लेक्चर पार्ट 3 में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा है आप सबको मेरा पिछला वीडियो पसंद आया होगा। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम M.Com थर्ड सेमेस्टर के कंपलसरी पेपर 4th, जिस पर हमने पूर्व में भी चर्चा किया है, इसके सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग की यूनिट 5th मार्जिनल कॉस्टिंग अर्थात सीमांत लागत विषय पर हम इस वीडियो में पुनः चर्चा को, डिस्कशंस को, अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए चलते हैं इस वीडियो में मार्जिनल कॉस्टिंग के अंतर्गत अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, इसके पूर्व के वीडियो में हमने सीमांत लागत के अंतर्गत विस्तृत रूप से चर्चा की है। इसमें सीमांत लागत से आशय, परिभाषा, विशेषता, उसकी मान्यता तथा तथ्यात्मक ढंग से हमने विश्लेषण किया है। इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं अवशोषण लागत क्या है, उसके आशय क्या है। तो देखें, हम अवशोषण लागत विधि लागत निर्धारण की एक परंपरागत विधि है। इसकी गणना में स्थिर तथा परिवर्तनशील दोनों ही प्रकार के कुल लागतों को शामिल किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट्स बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड टू ऑपरेशन, प्रोसेस और प्रोडक्ट। तो अवशोषण लागत विधि में जो है केवल स्थिर और परिवर्तनशील लागत को ही शामिल नहीं किया जाता, बल्कि लागत की गणना करने के क्रम में अलग अलग स्टेप्स यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। इस विधि में कच्चा माल, जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, डायरेक्ट लेबर, जिसको प्रत्यक्ष श्रम कहते हैं, तथा जो दूसरे प्रत्यक्ष व्यय हैं उनको जोड़ करके मूल लागत अर्थात प्राइम कास्ट ज्ञात किया जाता है। इस विधि में फिर इसमें कारखाना ऊपरी व्ययों को जोड़कर कारखाना लागत अर्थात फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात की जाती है। कारखाना लागत में प्रशासनिक लागतों को जोड़कर उत्पादन लागत या कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात किया जाता है। फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उत्पादन लागत में बिक्री तथा वितरण व्ययों को जोड़कर कुल लागत अर्थात टोटल कास्ट ज्ञात की जाती है। इसके पश्चात जो डिजायर प्रॉफिट है, वांछित लाभ है, उसको जोड़कर वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है, अर्थात कुल विक्रय राशि की या प्रत्येक इकाई विक्रय राशि ज्ञात की जाती है। तो इस प्रकार हम सीमांत लागत की तुलना में अवशोषण लागत में देखते हैं कि यहाँ पर किसी भी वस्तु के उत्पादन में वस्तु की लागत को विभिन्न स्तरों में, जैसे मूल लागत प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट कारखाना लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कास्ट, ये इस स्टेजेस पर अवशोषण लागत विधि के अंतर्गत ज्ञात किया जाता है। इस विधि को अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसे पूर्ण लागत लेखांकन तकनीक कहते हैं, इसे ऐतिहासिक लागत लेखांकन भी कहते हैं और इस पद्धति को परंपरागत लेखांकन भी कहते हैं। अवशोषण लागत विधि में लाभ की गणना, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर ऑब्जर्वेशन कॉस्ट मेथड। एक प्रोफार्मा हम आपके सामने रख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे जैसे कि सीमांत लागत के अंतर्गत लाभ की गणना की जाती है, ठीक वैसे ही अवशोषण लागत विधि में भी लाभ की गणना किस प्रकार से की जाती है। आप देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर और अमाउंट, ये दो कॉलम बने हैं। इसमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस या लेबर, इनको जोड़ करके प्राइम कास्ट अर्थात मूल लागत निकाला जाता है। इस प्राइम कॉस्ट में यदि हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस को ऐड कर दें, जोड़ दें,
तो जो हमको कॉस्ट प्राप्त होगा, लागत मिलेगा, वो कहलाएगा कारखाना लागत या फैक्ट्री कॉस्ट। इस फैक्ट्री कॉस्ट में यदि हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को जोड़ दें, ऐड कर दें, तो हमको प्राप्त होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अर्थात उत्पादन की लागत। इस उत्पादन की लागत में यदि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, विक्रय और वितरण व्यय को हम जोड़ें, ऐड करें, तो हमको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो विक्रित माल है उसकी लागत को सेल्स में से यदि हम माइनस कर देंगे, या कह लें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम प्रॉफिट जोड़ दें, तो विक्रय मूल्य निर्धारित हो जाता है, या जो माल बेचा गया है उस बेचे गए माल के मूल्य में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दें तो प्रॉफिट ज्ञात हो जाता है। तो ये प्रोफार्मा है जिसके आधार पर हम अवशोषण लागत विधि के अंतर्गत लाभ की गणना कर सकते हैं। आइए देखें एक छोटा सा प्रश्न। किसी उत्पाद की 100 इकाई उत्पादित करने की लागत निम्नलिखित है। प्रत्यक्ष मजदूरी 12,000 रुपये, प्रत्यक्ष सामग्री 12,000 रुपये, प्रत्यक्ष मजदूरी 6,000 रुपये, कारखाना व्यय 9,000 रुपये, प्रशासन व्यय 6,000 रुपये, बिक्री एवं वितरण व्यय 3,000 रुपये और विक्रय 45,000 रुपये। कारखाना व्यय का 50% तथा बिक्री एवं वितरण व्यय का 25% परिवर्तनशील है। लागत एवं लाभ का विवरण और अवशोषण लागत विधि से बनाइए। तो अवशोषण लागत विधि के अंतर्गत कैसे हम लाभ की गणना करते हैं, देखिए ये जो प्रोफार्मा है इसमें दी गए सूचना में जो आंकड़े हैं उसको हम रखते हैं। सबसे पहले देखिए डायरेक्ट मटेरियल प्रत्यक्ष सामग्री 12,000 रुपये, फिर डायरेक्ट वेजेस लेबर 6,000 रुपये। यदि हम दोनों को जोड़ें तो प्राइम कास्ट अर्थात मूल लागत हो जाता है 18,000 रुपये। अब इसमें हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे जो कि प्रश्न में दिया गया है 9,000 रुपये, तो वो जोड़ेंगे तो फैक्ट्री कास्ट अर्थात कारखाना लागत हो जाएगा 27,000 रुपये। इस कारखाना लागत में हम ऑफिस तथा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कार्यालय एवं प्रशासनिक व्यय को जोड़ें 6,000 रुपये, तो हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 33,000 रुपये। इस 33,000 रुपये में 33,000 में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात विक्रय एवं वितरण व्यय को जोड़ें जिसकी राशि प्रश्न में दिया गया है 3,000 रुपये। वो जोड़ने से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अर्थात जो माल है जिसको बेचा गया उसकी लागत निकल आएगी 36,000 रुपये। अब बेचा गया है उसका प्रश्न में दिया गया है, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे विक्रय 45,000 रुपये। तो इस 45,000 रुपये को हम ले लें विक्रय के रूप में, तो अंतर की राशि जो आएगी 45,000 माइनस 36,000, तो प्रॉफिट आ जाएगा 9,000 रुपये। तो इस प्रकार से अवशोषण लागत विधि में लाभ की गणना की जाती है। अवशोषण लागत विधि के लाभ। तो अवशोषण लागत विधि का प्रयोग जिन संस्थाओं में किया जाता है उनके लिए यह भी लागत ज्ञात करने की एक विशिष्ट पद्धति है। उनके लिए लाभ के रूप में या गुण के रूप में यह विधि इस प्रकार से हो सकती है। पहला, पूर्ण लागत के आधार पर मूल्य का निर्धारण किया जाना। इस विधि में उत्पादन से संबंधित सभी स्थिर और परिवर्तनशील लागतों को जोड़ा जाता है जो कि उचित मूल्य निर्धारण में सहायक होता है। दूसरा जो लाभ या गुण है, सकल और शुद्ध लाभ की गणना। इस पद्धति में आय के विवरण में सकल एवं शुद्ध लाभ की पृथक पृथक गणना करने में सहायक होती है। तीसरा, व्ययों के बंटवारे का हल। इस पद्धति में ऐसे व्ययों के बंटवारों की समस्या हल हो जाती है जिन्हें स्थिर या परिवर्तनशील व्ययों में सरलता एवं शुद्धता के साथ विभाजित नहीं किया जा सकता है। चौथा, उत्पादन संसाधनों के प्रयोग का स्पष्टीकरण।
अवशोषण लागत विधि में कारखाना ऊपरी व्ययों के अति तथा अल्प अवशोषण को अलग से दिखाया जाता है। इससे उत्पादन संसाधनों के कुशल अथवा अकुशल प्रयोग की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। अगला, उत्पाद एवं आवधिक लागत में अंतर। तो अवशोषण लागत विधि में उत्पाद लागत और आवधिक लागत में स्पष्ट अंतर किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन सी लागतें प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन की मात्रा से संबंधित है और कौन सी लागतें केवल समय से संबंधित हैं। अगला, स्टॉक पर स्थिर कारखाना व्ययों का प्रभाव। तो अवशोषण लागत विधि में स्थिर कारखाना व्ययों का भार उस स्टॉक पर भी डाला जाता है जो चालू अवधि में नहीं बेचा जाता है, वरन भविष्य में विक्रय के लिए स्टॉक में रखा जाता है। अगला, प्रबंधकों में अधिक उत्तरदायित्व की भावना। यह विधि प्रबंधकों में अपने विभाग या केंद्र की लागतों के प्रति अधिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करती है, क्योंकि सभी विभागों या केंद्रों के मध्य स्थिर कारखाना व्ययों का सही और उचित आवंटन किया जाता है। आठवां और अंतिम, उपार्जन एवं अनुरूपता की धारणा के अनुकूल। यह विधि लेखांकन की उपार्जन एवं अनुरूपता की धारणा के अनुरूप है, जिसमें विशिष्ट अवधि में अर्जन एवं लागत के मध्य अनुरूपता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि जो उत्पादन चालू अवधि में नहीं बिकता उसका स्थायी कारखाना ऊपरी व्यय शेष स्टॉक में शामिल कर लिया जाता है। तो अवशोषण लागत विधि के आशय, उससे संबंधित जो लाभ की गणना है, उनको जब हमने विवेचन किया तो उसके आधार पर अवशोषण लागत के विधि के हम इन लाभों की हम विवेचना कर सकते हैं। अवशोषण लागत की सीमाएं, कुछ इसके लिमिटेशंस हैं जिसको हमको ध्यान रखना है अवशोषण लागत विधि प्रयोग करते समय। उसमें पहला जो इसके लिमिटेशन है, सीमाएं हैं, लागत की तुलना एवं नियंत्रण में कठिनाई। अवशोषण लागत में उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर प्रति इकाई लागत में भिन्नता हो जाती है। सामान्यतया उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने पर इकाई लागत कम हो जाती है और मात्रा में कमी होने पर इकाई लागत बढ़ जाती है। इससे लागत की तुलना और नियंत्रण में कठिनाई होती है। ये एक बड़ी समस्या है, सीमा है कह लीजिए, दोष है कह लीजिए अवशोषण लागत का, जो कि सीमांत लागत में नहीं होती है। दूसरा जो है लोचदार बजट में कठिनाई। सामान्यतः अवशोषण लागत में स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत में अंतर नहीं किया जाता, जैसे कि सीमांत लागत में किया जाता है। तो इसलिए यह जो विधि है, इससे लोचदार बजट की तैयारी करने में कठिनाई आती है। तीसरा, स्थिर कारखाना व्यय को उत्पाद लागत में शामिल करना। अवशोषण लागत पद्धति में स्थिर लागत को उत्पाद की लागत में शामिल किया जाता है, जिसके कारण स्टॉक मूल्यांकन में भी उसे जोड़ लिया जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि स्थिर कारखाना लागत का कुछ भाग भविष्य के लिए ले जाया जाता है, जो कि उचित नहीं है। चौथा और अंतिम इसकी सीमाएं या दोष है प्रबंधकीय निर्णयों में कठिनाइयां। अवशोषण लागत पद्धति अनेक प्रबंधकीय निर्णयों में सहायक सिद्ध नहीं होती है। इसमें बनाओ या खरीदो, विशिष्ट मूल्य पर विशिष्ट ऑर्डर को स्वीकार करें या ना करें, मंदी काल में न्यूनतम मूल्य क्या रखा जाए, उचित उत्पाद मिश्रण किस प्रकार से निर्धारित किया जाए, आदि चीजें को तय किया जाना थोड़ा सा कठिन होता है, मुश्किल होता है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। अवशोषण लागत और सीमांत लागत विधि में अंतर। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके पूर्व सीमांत लागत विधि पर चर्चा कर लिया। इस वीडियो में हमने
अवशोषण लागत विधि में चर्चा कर लिया। अब हम देखें तुलनात्मक रूप से इन दोनों विधियों में क्या अंतर है। तो सबसे पहला जो अंतर है वो हम यहाँ पर अंतर के आधार के रूप में चर्चा करेंगे। पहला जो अंतर है लागतों के प्रस्तुतिकरण का क्रम और वर्गीकरण, इसमें अंतर है दोनों विधियों में। तो अवशोषण लागत विधि में लागत को 3 भागों में बांटा जाता है, कारखाना, प्रशासन और विक्रय लागत, जबकि सीमांत लागत विधि में केवल 2 भागों में बांटा जाता है, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। दूसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है अवधि बनाम उत्पाद। अवशोषण लागत विधि के अंतर्गत अवधि महत्वपूर्ण होती है, जबकि सीमांत लागत विधि में उत्पाद महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है स्थिर व्यय में कमी या अधिकता की पुनः प्राप्ति। तो लाभ निर्धारण करते समय स्थिर व्यय को कम या अधिक पुनः प्राप्ति अंडर और ओवर रिकवरी को अवशोषण लागत विधि में लाभ हानि खाते से चार्ज किया जाता है, जबकि सीमांत लागत विधि में ऐसा नहीं किया जाता। चौथा जो अंतर है स्कंद का मूल्यांकन। तो अवशोषण लागत विधि में स्कंद के मूल्य में स्थिर व्यय का कुछ भी अंश शामिल होता है और इस प्रकार चालू वर्ष के स्थिर व्यय का कुछ भाग अगले वर्ष में और गत वर्ष के स्थिर व्यय का कुछ भाग चालू वर्ष में ले जाया जाता है, जबकि सीमांत लागत विधि में स्कंद के मूल्य में स्थिर व्यय का कुछ भी अंश शामिल नहीं होता है, क्योंकि संपूर्ण स्थिर व्यय को चालू वर्ष के अंशदान में से ही पूरा कर लिया जाता है। पांचवा जो अंतर है शुद्ध परिचालन लाभ के संबंध में अलग अलग इसमें बिंदु हैं। पहला बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं क्या अंतर है कि जब उत्पादन की मात्रा विक्रय की मात्रा से अधिक हो तो अवशोषण लागत विधि से ज्ञात शुद्ध लाभ सीमांत लागत से ज्ञात शुद्ध आय से अधिक होगा, क्योंकि अवशोषण लागत में स्थिर लागतों का एक भाग अंतिम स्टॉक के रूप में अगली अवधि के लिए स्थगित कर दिया जाता है, जबकि सीमांत लागत में कुल स्थायी लागतों को उसी अवधि के अंशदान से ही घटा दिया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है शुद्ध परिचालन लाभ के अंतर्गत हम अंतर देखेंगे तो पाएंगे कि जब उत्पादन की मात्रा विक्रय की मात्रा से कम होगी तो उपर्युक्त से विपरीत स्थिति हम पाते हैं। तो इस प्रकार से अवशोषण लागत विधि तथा सीमांत लागत विधि में ज्ञात लाभों के मध्य अंतर अल्पकाल में अधिक रहता है और दीर्घकाल में इसमें समान होने की प्रवृत्ति रहती है। छठवां जो अंतर है प्रबंधकीय निर्णय का आधार। तो अवशोषण लागत विधि में प्रबंधकीय निर्णयन लाभ पर आधारित होते हैं, जो विक्रय आगम के कुल आगम पर अधिक होता है। दूसरी ओर सीमांत लागत विधि में प्रबंधकीय निर्णय अंशदान अर्थात कंट्रीब्यूशन तथा लाभ मात्रा अनुपात अर्थात प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो से निर्देशित होते हैं। और अंतिम जो अंतर है प्रयोग में भिन्नता होती है। अवशोषण लागत विधि का प्रयोग दीर्घकालीन लागत व कीमत निर्धारण में अधिक उपयुक्त माना जाता है, जबकि सीमांत लागत विधि विभिन्न प्रकार के प्रबंधकीय समस्याओं के निराकरण, निर्णयन, नियोजन तथा नियंत्रण में अधिक सहायक होता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट मी। माई ईमेल एड्रेस deva.rk3013@gmail.com। हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर 4 है उसमें फिर से आपसे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा इसी अध्याय के अंतर्गत सीमांत लागत की गणना करने से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए आप सबको बाय, गुड बाय, थैंक यू।